हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज सैयद उमर चीमा के हमरा प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए। आज के टॉक शॉक में हम तीन अहम इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मियां नवाज शरीफ की वापसी। क्या नवाज शरीफ वापस आकर अपना कोई बयानिया बना पाएंगे और वो किस डील के तहत वतन वापस आ रहे हैं, एक तो इस पर बात करेंगे। दूसरे नंबर पर बात करेंगे हम इमरान खान के ऊपर। इमरान खान आपको पता है कि अडयाला जेल में है। उनके खिलाफ साइफर केस में 23 अक्टूबर को फ़र्द जुर्म आयद करने की तारीख रखी गई है। हम बात करेंगे साइफर केस में एक अहम तरीन बयान की, जो कि किसी और ने नहीं, उनके अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी या अपने सेक्रेटरी आज़म खान ने दिया, जो वज़ीर आज़म की हैसियत से उनके साथ काम करते रहे। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे एक ऐसी खातून के केस के बारे में जो कि अपने साबका शौहर के हाथों साइबर गर्दी का शिकार हुई। तीनों मौज़ूआत पर बात करते हैं। चीमा साहब, नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं, कैसा देखते हैं? डू यू थिंक सो कि नवाज शरीफ साहब कोई उनका बड़ा वालहाना इस्तकबाल होगा? मेरे ख्याल में नून लीग ने तो बड़ी कैंपेन बड़ी चलाई है, वीडियोज़ को जारी कर रहे हैं, कोई लोगों को मुतहर्रिक कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं? मेरे ख्याल होगा, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा कोई फ्लॉप शो होगा, ठीक शो होगा। और उसकी वजह यह है कि जिस तरह इमरान खान ने एक टाइम वो एक ऑडियो आई थी कि जिसमें यास्मीन राशिद ब्रिगेडियर एजाज शाह को कह रही हैं कि लाहौर में इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा था, तो उन्होंने कहा कि सारे MPAs और मुतलका जो इनके कैंडिडेट थे MPA के और MNAs के, कि आपने इतनी वैगनें और बसें लेके आनी है, बंदे लेकर आने हैं, तो जो नहीं लेकर आएगा उसको टिकट नहीं मिलेगा। तो मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ ने ये तो बात नहीं की होगी, इस तरह का पैगाम नहीं दिया होगा, लेकिन ये अंडरस्टूड है। नहीं, नवाज शरीफ ने खुद तो नहीं दिया होगा, वो पैगाम तो नीचे लेवल पे गया। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये इतना ब्लंट नहीं दिया होगा, लेकिन पैगाम फिर भी अंडरस्टूड है कि आप अगर बंदे शो नहीं कर सकते, आपने वोट क्या लेने, ठीक है? तो लिहाजा जो टिकट के उम्मीदवार हैं वो बंदे इकट्ठे करके लेके आएंगे। और गो के काफ़ी लोग बातें करते हैं जी कि लोग निकलते नहीं हैं, लेकिन मेरे ख्याल है ये इतने बंदे इकट्ठे करना एक MNA के लिए, अगर वो ये भी नहीं कर सकता, वो अगर नवाज शरीफ का जलसा कामयाब नहीं करा सकता, तो फिर तो उसको टिकट भी नहीं मिलना चाहिए। यानी कि उसको नवाज शरीफ भी सोचेगा कि ये बंदा जो कोई 2 बसें नहीं लेकर आ रहा, तो इसके साथ लोग हैं कितने। तो मेरे ख्याल है कि शो तो उनका कामयाब हो जाएगा, और ये एक फील गुड फैक्टर भी उन्होंने प्रमोट करना है, और वो एक बड़ी एक डेलिब्रेट एफर्ट भी कर रहे हैं कि जिसमें तासर ये हो रही कि ये फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर हैं। कि मैं कल परसों उनके किसी कोई नून लीग के लीडर का बयान पढ़ रहा था जी कि इलेक्शन तब होंगे जब नवाज शरीफ चाहेंगे। अच्छा, इसके 2 पहलू हैं ना। एक पहलू तो ये है जी कि आप खुल के इजहार कर रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट है, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि उनका इतना असर रसूख है, और ये क्या कहते हैं, राइटिंग ऑन द वॉल है कि जी नवाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर बनना है, ठीक है? और फिर जिस रास्ते से वो आ रहे हैं, सऊदी अरब से होके उधर मुलाकातें करके, और फिर जो है दुबई से UAE में मुलाकातें करके, तो ओवरऑल वो एक अब जो है ना मोमेंटम बिल्ड होना शुरू होगा। और जो ही मोमेंटम बिल्ड होता है, परसेप्शन चलती है कि नवाज शरीफ नेक्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी नून लीग, हम ओवरऑल कह लें कि नून लीग के पास जो ये गवर्नमेंट है नून लीग की बननी है, तो बहुत सारा जो वोट बैंक है ना, वो इस तरह स्विंग भी कर जाता है। लोगों की अपने अपने मसले मसाइल हैं, ज़रूरतें हैं, तो वो कहेंगे जी कि इधर कौन सा पहले इनकलाब आया था जो अभी नहीं आना, तो ठीक है, कम से कम इतने वोट हो ही जाएंगे कि जितने को जीतने के लिए काफ़ी होंगे, जब ख़ास तौर पे PTI वाले उनके कैंडिडेट ही को नहीं होंगे। इस तरह की सिचुएशन में तो यही लगता है कि अभी गेम नवाज शरीफ की है। उमर, मेरे ख्याल में नवाज शरीफ आ भी जाएंगे। आपको पता है अदालतों ने तो उनको इजाज़त दे दी, 24 अक्टूबर तक उनके पास बेल मिल गई हुई है। इस्लामाबाद में लैंड करके इमिग्रेशन करवा के सरेंडर बेसिकली करना है ना उस सरजमीन पे, तो ये लाहौर जाएंगे। मेरा ये ख्याल है उमर के नहीं, इन्होंने लाहौर उतरना है या इधर उतरना है? इस्लामाबाद उतरना है। इस्लामाबाद उतरेंगे, हाँ। और उसके बाद इमिग्रेशन करवाएंगे, इस्लामाबाद से इमिग्रेशन करवा के जहाज़ पे ही वापस चले जाएंगे, एयरपोर्ट से बाहर नहीं आएंगे, ठीक है, ये है। लेकिन उमर, मैं आपको बात बताऊं, मैं आपसे ब्रॉडली एग्री करता हूं कि जो वोट है वो नून लीग लेगी। टर्नआउट जो है कम होगा, वो कम होगा। सही है। वो टर्नआउट इसलिए कम होगा कि शायद PTI के लोग एहतजाजन वोट डालने ही ना निकले।
मेरे ख्याल एहतजाज समझ लें या अदरवाइज उनको निकालने वाले अगर कोई ना हो। जी ये भी है, ये भी तो होता है ना कि लोग एक पूरी कैंपेन होती है जी हाँ, तो निकालने वाला अगर कोई ना हो तो अंदर बैठे हुए अगर 100 बंदा कह रहा हो कि मैं ज़रूर जाऊंगा वोट देने, तो निकलते हुए अपने आप जाने के लिए शायद कोई 10 बंदे ऐसी ही बात। और उमर ये बड़ा अलमिया है, अलमिया पता है क्या है कि 2018 में नवाज शरीफ अंदर थे जेल में, याद है ना आपको? अच्छा, और लोग पाकिस्तान के किसको वज़ीर आज़म बनाना चाहते थे? नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना चाहते थे, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की चॉइस थी इमरान खान। और हम एक दफ़ा फिर हिस्ट्री रिपीट कर रहे हैं कि 2023 में इमरान खान अंदर हैं, लोग किसको वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं? ब्रॉडली वो सर्वेज हमारे इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की चॉइस कौन है? चीमा साहब एक दायरे में सफ़र कर रहे हैं कि कभी इमरान खान डील कर लेते हैं, नवाज शरीफ डील कर लेते हैं कभी, और नवाज शरीफ साहब की कोई डील ये पहली दफ़ा नहीं है, माजी में भी ये डील करते आए हैं। तो हम एक उसी तरह के दायरे में सफ़र कर रहे हैं और लगता ही है कि हमने सीखा कुछ नहीं है। मेरे ख्याल में ये बात इररेलेवेंट है कि नवाज शरीफ का जलसा कामयाब होगा या नहीं होगा। मेरे ख्याल में ज़्यादा रेलेवेंट बात यह है कि ये बात तो क्लियर हो गई कि नवाज शरीफ साहब एक अंडरस्टैंडिंग के तहत वापस आ रहे हैं। ज़्यादा बात यह है कि क्या नवाज शरीफ अगला इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये ज़्यादा अहम बात है। लेकिन इलेक्शन लड़ेंगे आप ये समझते हैं कि लड़ेंगे? ये इन्फॉर्म्ड इन्फॉर्मेशन है या आपकी नहीं, मेरा एक प्लाजिबल मेरा एक गैस है कि वो इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा, तो मेरे ख्याल में ये जो बात है ना कि ये टाइम, अब ज़रा डॉक्यूमेंट्स तो अभी नहीं है हमारे पास, और आपने दुरुस्त कहा कि आपकी प्लाजिबल गैस है, यानी कि आपकी कैलकुलेशन यही है। मेरा ये ख्याल है कि जब ये हो जाएगा तो फिर क्लैरिटी आ जाएगी कि कौन वज़ीर आज़म बनेगा। नहीं, क्लैरिटी नहीं, फिर नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। नहीं, वो तो मैंने कह रहा कि अगर वो क्लियर हो गया, अदालतों ने क्लियर कर दिया। अच्छा, ये एक और जो चीज़ है ना, ये एक खदशा ये भी है कि नवाज शरीफ जो हैं उनकी दोबारा लड़ाई हो जाए। ठीक है, मुझे वैसे ये लगता है कि दोनों साइडें कोई ऐसे शौक से नहीं लड़ती, लेकिन ये होता है कि कोई ना कोई एक माजी की चिंगारी जो है ना वो फिर सुलग जाती है और कोई ना कोई मसला आगे बन जाता है। और जो ना लड़ने की एक वजह है वो ये है कि हम जिस स्टेज पर एज अ कंट्री पहुंच गए हैं, तो उसमें जो लड़ने वाला है वो उसको कोई एक सताइश की नज़र से नहीं देखा जाता कि ये लड़ रहा है, अब देखेंगे मुल्क के हालात क्या हुए हैं तो लड़ रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि वैसे इस दफ़ा कुछ जो गारंटीज़ हैं वो जो हमारे अरब ममालिक हैं कि लड़ने के क्या असूल हैं वो उन्होंने तय कर दिए होंगे कि इस तरह नहीं करना। लेकिन उमर मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो पोटेंशियल है लड़ाई का वो हमेशा ही रहता है। उसकी वजह ये है कि दोनों तरफ हॉक्स होते हैं कि लड़ाई किसकी होती है आमतौर पे, यानी कि फ़ौज के साथ, फ़ौज में आर्मी चीफ होता है ना, या DGISI होता है, यानी कि DGISI इसलिए अहम होता है कि वो आर्मी चीफ पे भी असरअंदाज होता है, या DGMI वो अपनी रिपोर्टें लेकर आते हैं, और आर्मी चीफ खुद। तो आर्मी चीफ के पास भी बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं देखो जी ये वज़ीर आज़म है, देखो साड़ी बेइज्जती करती है, फ़ौज की बेइज्जती हो गई। और ये बात प्राइम मिनिस्टर के पास भी होती है, चाहे वो कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, कि देखें जी ये फ़ौज ने तो हमें नीचे गिरा दिया, हम सिविलियन है, सुप्रीम है। तो ये एक ईगो मैसेजिंग जो होती है ना दोनों तरफ, तो वो एक हेड ऑन क्लीन होता है। तो नवाज शरीफ साहब का मेरे ख्याल में काफ़ी तजर्बा है इस तरह का मामला, लेकिन दुआ करें कि मुल्क के लिए बेहतर हो। और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब अगर क्या ही बेहतर हो कि नवाज शरीफ साहब एक पंजाब का लीडर बनने की बजाय या सिर्फ एक वज़ीर आज़म बनने की बजाय ये आवाज़ उठाएं कि ये दायरा बंद करें, ये इमरान खान को जेल में नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं, आपको भी पता और मुझे भी पता है नवाज शरीफ के कहने से वो जेल में नहीं गया और ना ही उसके कहने लेकिन से ये है कि क्या इमरान खान इससे कुछ सीखेंगे? दिस इज द पॉइंट। एजाज, जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बना था तो नवाज शरीफ ने इमरान खान को मैसेज पहुँचाया था कि हम आपके रास्ते में रुकावट नहीं बनेंगे, आप अपने 5 साल पूरे करो। लेकिन इमरान खान ने उसकी इंटरप्रिटेशन ये की थी, उसने समझा कि ये मेरे से NRO मांग रहे हैं। ठीक है, तो इमरान खान ने भी अपने टाइम पे इसने खुद काफ़ी दुश्मन तो खुद उसने क्रिएट किए हुए हैं ना। ठीक है, लेकिन चीमा साहब वो जो NRO वाली मांगने वाली बात थी वो तो लॉ में तो तरामीम पीपल्स पार्टी और नून लीग चाहती थी ना, नैब लॉज में वो अभी PTI भी चाहेगी। वो अभी चाहेगी। मसला तो यही है ना, मसला अब ये है कि PTI भी समझती है कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, उस टाइम वो भी समझ रहे थे कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। एनीवे, चलें आगे चलें। तो एनीहाउ, तो चीमा साहब, नवाज शरीफ साहब तो यानी कि आ रहे हैं इक़्तिदार में, यानी कि इक़्तिदार में आने के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। और इससे पहले भी आपको पता है वो लंदन से आए थे, गिरफ्तारी देने आए थे, फिर उससे पहले वो आए थे
सऊदी अरब से आए थे जब 2008 के इलेक्शन लड़े थे, और फिर सऊदी अरब से आने से पहले वो 10 सितंबर 2007 को लंदन से भी आए थे जब उन्हें मेरे ख्याल वो जब बाद में भी लंदन से ही आए थे, यानी सऊदी अरब से तो चले गए हुए थे ना लंदन। यहाँ से सऊदी अरब से लंदन गए थे ना, तो लंदन से आए थे 10 सितंबर 2007 को, उन्हें फिर दोबारा सऊदी अरब भेज दिया गया था। हाँ, सऊदी अरब भेज दिया गया था, लेकिन उसके बाद वो लंदन ही चले गए थे, यानी जिधर से लेकिन पाकिस्तान आ गए आए थे। हाँ। तो ये टेक्निकली इनकी जो पाकिस्तान आमद है, चौथी दफा पाकिस्तान आ रहे हैं, टेक्निकली चौथी दफा है, तो चौथी दफा पाकिस्तान आ रहे हैं। लेकिन इस दफा डिफरेंट बात यह है कि इस दफा इमरान खान अंदर है, तो इमरान खान के ऊपर उनका इस्तकबाल करने वाला कोई नहीं। उनका इस्तकबाल करने वाला कोई। अच्छा, इस दफा इमरान खान साहब के ऊपर तोशाखाना केस तो हो ही गया हुआ है, और आपको पता है उसमें वो जो ज़मानत का मामला है वो अलग है। साइफर केस की समाअत हो रही है, 23 अक्टूबर है साइफर केस की फ़र्द जुर्म। आपको पता है पहले 21 अक्टूबर थी, तो 19 अक्टूबर थी, तो 19 अक्टूबर को फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई। तो मैं एक तो ख़बर आपको देता हूँ कि मुझे लगता है कि 23 अक्टूबर को भी फ़र्द जुर्म आयद नहीं होगी, ये फ़र्द जुर्म आयद होगी 25 या 26 अक्टूबर को, मेरा ये ख्याल है। इस साइफर केस में आपने उस दिन फैसल तिरमिज़ी का बयान बताया था। नहीं, मैंने कोई जिक्र नहीं किया था किसी। अरे आपने किसी का जिक्र नहीं किया था। यस, बिल्कुल ठीक है, वो मैं अज्यूम कर गया कि फैसल तिरमिज़ी है। तो मैंने कुछ मुझे पता लगी है, आज़म खान जो है जो कि इमरान खान साहब के जो सेक्रेटरी थे, उनका जो स्टेटमेंट है वो किसी तरीके से मेरे पास आ गया है। जो आज़म खान साहब का जो स्टेटमेंट है, आज़म खान आपको पता है इमरान खान के यानी कि डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर थे। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के भी ऑर्डर्स जो जारी करते थे वो आज़म खान करते थे, जो उनका काम था। साइफर केस में मैं समझता हूँ कि चीमा साहब, अगर आपको पता है ना कि 3 बड़े गवाह हैं, 3 बड़े गवाह हैं ना, एक आज़म खान है जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, एक सेक्रेटरी खारजा है सुहेल महमूद है, एक असद मजीद हैं उस वक्त के जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं। तो इन 3 गवाहों में भी जो सबसे अहम गवाह है ना, मेरे ख्याल में आज़म खान है, क्योंकि ये इमरान खान साहब की साइड के गवाह हैं, उनकी चॉइस है, उनका स्टाफ है, जो कि जो FIA ने केस बिल्ट किया है, FIA के जो तफ्तीशी अफसरान हैं, वैसे तो टीम को कोई जो भी लीड कर रहा है, लेकिन इनके AD हैं मियाँ साबिर हुसैन, इन्होंने बेसिकली ये तफ्तीश सारी तो मियाँ साबिर हुसैन और उनकी टीम ने किया है ना। तो इस टीम ने जो केस बिल्टअप किया है उसको प्रूफ कौन करता है, यानी कि उसकी बुनियाद बनाती है असद मजीद का साइफर, असद मजीद का और सुहेल महमूद का बयान, और उसको प्रूफ कौन कर रहा है, आज़म खान। आज़म खान स्टार विटनेस है ना, जो सबसे अहम गवाह, सुल्तानी गवाह, अहम गवाह वो ये है। इन्होंने कहा क्या है, ये बड़ी अहम है चीमा साहब, उसको मोटे पॉइंट में आपको बता दूंगा, तफसीलात नहीं जाएंगे इसमें। वो कहते हैं कि जी मैंने 9 मार्च को 8 मार्च को मुझे एक जो है ना आया टेलीफोन कॉल सेक्रेटरी खारजा का 8 मार्च 2022 को, और सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद थे। उन्होंने कहा कि वो एक साइफर भेज रहे हैं, और चीमा साहब वो साइफर का नंबर जो खुफिया नंबर है हम आपको वो भी बता देते हैं। साइफर I फिर -0678, ये साइफर जो जिसका सारा क्राइसिस बना हुआ है उसका जो कोड नंबर है ना वह I-0678। तो सेक्रेटरी खारजा ने इनको कहा कि जी हम आपको भेज रहे हैं साइफर, जो वज़ीर खारजा साहब ने ऑलरेडी बात कर ली हुई है इमरान खान साहब से, तो वो इमरान खान साहब को जो कि वज़ीर आज़म है उनको दे दें। इन्होंने कहा जी 9 मार्च को मैंने वो साइफर लिया और इमरान खान साहब को 9 मार्च को पेश कर दिया। कहते हैं कि इमरान खान साहब ने वो जो साइफर पढ़ा ना वो बड़े यूफोरिक हो गए, बड़े यानी कि पुरजोश हो गए, ये अल्फाज हैं उनके। कहते हैं उन्होंने कहा कि ये अमरीकी जो ऑफिशियल है ना उसका जो ब्लंडर है ना, ये मैं इसे मौसर अंदाज में इस्तेमाल करूँगा अपोजिशन जमातों और जो रियासी इदारों यानी कि फ़ौज और ISI की बात हो रही है, नाम उन्होंने नहीं यहाँ पे कहा हुआ, लेकिन उन्हीं की बात है कि मैं उनके ख़िलाफ़ ना एक मौसर एक नैरेटिव तैयार करूँगा। फिर उन्होंने कहा कि जी ये जो साइफर है ना, इमरान खान कह रहे हैं, ये आज़म खान बता रहे हैं कि इमरान खान ने इनको बताया ये साइफर है, ये नो कॉन्फिडेंस को जो अपोजिशन ने किया है इसको मैं यानी डिफ्यूज़ करने के लिए भी इस्तेमाल करूँगा।
मकसद ये है, आगे जाके इन्होंने ये कहा भी है कि इमरान खान, ये आज़म खान कह रहे हैं कि इमरान खान साइफर को यूज़ करना चाहते थे फ़ौज को प्रेशराइज करने के लिए, कि फ़ौज इमरान खान प्रेशर में आए और इमरान खान का साथ दे, और जो नो कॉन्फिडेंस है इनके खिलाफ वो उसमें मदद करे, फ़ौज मदद करे अपोजिशन जमातों के ख़िलाफ़। फिर ये कहते हैं कि बाद में मैंने इनको कहा खान साहब को कि जी आप मुझे वो साइफर की कापी दे दें, तो उन्होंने कहा जी वो तो कहीं मैं मिसप्लेस कर बैठा हूँ। फिर उन्होंने अपने प्राइवेट स्टाफ को भी और अपने मिलिट्री सेक्टर को भी कहा वो ढूंढे जी, वो कहते हैं पहले इन्होंने कहा कि मेरे पास है नहीं, फिर इन्होंने कहा जी मैं तो गुम कर बैठा हूँ। अच्छा, इससे पहले भी एक वाक़या हुआ कि आज़म खान को उन्होंने कहा कि ये साइफर मुझे दे दो, हालांकि वो प्राइम मिनिस्टर रख नहीं सकते, उसके रूल्स हैं कि वो खाली फॉर आइज ओनली होता है, कि यानी कि खाली जिस बंदे को एड्रेस हो वो खाली उसने पढ़ना है और छोड़ देना, वापस कर देना है। तो चीमा साहब वो साइफर नहीं मिला और आज़म खान साहब का बयान आ गया और उन्होंने बड़े क्लियरली कहा है कि वो कहते हैं कि मेरे ख्याल में इमरान खान जो हैं वो जो नैरेटिव बनाकर जो फ़ौज के अंदर जो जवान हैं उनके अंदर क़यादत के ख़िलाफ़ जो शकूक के बीज बोना चाहते थे, शकूक के बीज बोना चाहते थे, ताकि साइफर के मामले को इस्तेमाल करके अपने सियासी फ़ायदे हासिल किए जाएं। ये तवील बयान है, मोटी मोटी बातें मैंने आपको बताई हैं। तो चीमा साहब ये वो बयान है जिसके ऊपर आप और मैं ये देखेंगे कि ये 2 माह के अंदर जिस दिन चार्ज फ्रेम होगा उससे 8 से 10 हफ्ते के बाद इमरान खान के ऊपर आप देख लीजिएगा सज़ा हो जाएगी। क्यों सज़ा हो जाएगी, हम क्यों कह रहे हैं, हमको नजूमी नहीं है, हमें प्राइम जो स्टार विटनेसेस हैं उनका पता है और उनकी क्रॉस जो एग्जामिनेशन होनी है उसका पता है, और उसको कैलकुलेट कर लें तो बहुत कर लें तो 2 महीने के अंदर 8 से 10 हफ्तों के अंदर इमरान खान साहब को सज़ा भी हो जाएगी। और मेरा ये ख्याल है कैपिटल पनिशमेंट नहीं होगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि सज़ा, मेरा ख्याल ये है कि सज़ा 14 साल तक हो जाएगी, 14 साल तक सज़ा हो जाएगी। बिल्कुल ठीक बात। तो ये चीमा साहब कहानी। तो आगे चलें, वो जो साइबर वाला केस है उसके बारे में। चीमा साहब साइबर वाला केस ये है कि एक कहानी हमारे दोस्त हैं मतीउल्लाह जान, उन्होंने कुछ दिन पहले एक साबिक पुलिस अफसर का एक इंटरव्यू किया अगस्त के आखिरी हफ्ते में, जो कि उन्होंने अपने जो चैनल है MJ TV, मतीउल्लाह जान जो टीवी है, उन्होंने उस पर वो चलाया, जिसमें एक पुलिस अफसर ने साबिक पुलिस अफसर ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान किया कि उनकी जो साबिका जो वाइफ है वो किसी जज की बेटी है, और वो जज जो है वाने सदर में काम करता है और जुडिशरी मिल गई है और मेरे ख़िलाफ़ बड़ा जुल्म हुआ है और मुझे बेल नहीं मिल सकी, तो मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है। तो वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू एक आया, तो मैंने मतीउल्लाह से मिला एंड आई रिस्पेक्ट मतीउल्लाह एंड यू। उसका केस का बना क्या है वैसे? उनका केस सुप्रीम कोर्ट में था ना? हाँ, उनको बेल मिल गई। अच्छा, उनको बेल मिल गई, उनका बेल का केस था, वो दूसरा नहीं था केस। बेसिकली वो बेल उन्होंने हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने दी, फिर वो इधर आई तो वो बेल उनको मिल गई। पहले मतीउल्लाह का लाहौर हाई कोर्ट ने बेल नहीं दी या दी? अच्छा, मेरे ख्याल में दी। तो उसके बाद चैलेंज हुई थी इधर, वो इधर चैलेंज हुई तो वो इधर देनी पड़ गई, दी सुप्रीम कोर्ट ने दी, जो भी खैर उसका वजूहात हो, लेकिन वो बेसिकली एक नैरेटिव बिल्ड किया गया, एक पॉइंट ऑफ व्यू उस बंदे का दिया गया। मैंने मती भाई से बात भी की थी और मतीउल्लाह का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि यार मैंने तो एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया है एक साइड का, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता था कि मती जो है वो उस खातून से भी रब्ता कर लेते या उस तरफ से भी करते, क्योंकि देखें हमारे मुल्क में चीमा साहब आपको पता है औरत जो है उसको हमने बेबस कर दिया कि औरत का केस भी कोई नहीं लड़ता, क्योंकि औरत खुद अपना केस इस तरह का आके लड़ नहीं सकती, उसे अपना चेहरा दिखाना पड़ेगा, अपनी आवाज़ सुनानी पड़ेगी, कैमरे के सामने आए। और नहीं सिर्फ ये चेहरा या आवाज़ वाला भी मसला नहीं है ना, जो उसके साथ हुआ वो आकर बताना, जी हाँ, वो बड़ी बात है। चीमा साहब मैं कहानी शुरू से करता हूँ। कहानी कुछ यूँ है चीमा साहब के, इस खातून की जो कि थ्रू आउट बड़ी टैलेंटेड और बड़ी अच्छी पढ़ी लिखी लड़की, इसकी 2003 में शादी होती है।
यानी कि मैं पढ़ी लिखी लड़की इसलिए ज़ोर दे रहा हूँ कि वो मैट्रिक में, इंटर में, ग्रेजुएशन में टॉप नंबर्स लेती रही, स्कॉलरशिप्स पे पढ़ती रही, तो बेस्ट स्टूडेंट रही अपने तालीमी इदारों की। उसकी शादी होती है 2003 में एक साहब से, उनका नाम है सैयद जुनैद अरशद। ये कस्टम्स के अफसर होते हैं। बाद में 2007-8 में ये जो प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर से ये कस्टम से PSP में आ जाते हैं। अच्छा। पुलिस सर्विस में आ जाते हैं। तो शादी हो गई, शादी के बाद 3 बच्चे हो गए। लाहौर का ये वाक़या है। तो जब 3 बच्चे हो गए तो उस दौरान ये इनकी घरेलू जो डोमेस्टिक वायलेंस की ख़बरें भी आती रहीं कि जी कोई जो मियाँ बीवी के दरमियान तलखी हो तो कोई तशद्दुद के इल्ज़ामात भी लगते रहे ये पुलिस वाले के ऊपर। तो 2016 में जनाब अलहदगी हो गई, लेकिन जो जुनैद साहब हैं इन्होंने अपनी एहलिया को जो है ना हवा में रखा। आपको पता है ना, डिले कर देना कि जी डाइवोर्स दे दी तो कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं दिया, दूसरा नहीं दिया, दे दिया तो कह रहे मेरा डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई इस तरह। इन शॉर्ट ये कि ये मामला अभी चल रहा था कि 2017 में चीमा साहब फरवरी के महीने में गालबन इस खातून को इसके फेसबुक अकाउंट के ऊपर और मुख्तलिफ टेलीफोन के ऊपर इनकी जो जानने वाले हैं, अजीज़ व कारब हैं, दोस्त हैं, ये शायद किसी यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाती थी, तो उन्होंने बताना शुरू कर दिया कि तुम्हारी तो जो नाजेबा तस्वीर हैं, एक्सप्लिसिट पिक्चर्स जो हैं, एडिटेड एक्सप्लिसिट पिक्चर्स, वो फेसबुक पे आ रही हैं। आप चीमा साहब सोचिए, यानी कि हम मर्द हैं ना, मुझे ज़ाती तौर पे पता है कि आपको कितना ट्रोलिंग करते रहे हैं ये पिछले दौरे हुकूमत पे, और बेबुनियाद ट्रोलिंग करते रहे और वो लफ्ज़ लिखते रहे, लफ्ज़ खा जाते हैं, आपको तकलीफ़ होती है। मैं भी थोड़ा सा इससे गुजरा हूँ। वो हमारी बहन है आसमा शिराजी, वो उससे बड़ी ज़्यादा गुजरी है। लेकिन एक औरत की तस्वीरें और नाजेबा तस्वीरें लगा दें, आप तरह सोचें वो औरत अपने माशरे में क्या मुंह दिखाएगी। खैर, उस खातून को इत्तला होती है तो वो FIA में जाके कंप्लेंट करती हैं 2017 में। फिर मीनवाइल ये जो डाइवोर्स का सिलसिला ये चल रहा है। 2018 में वो तंग आके वो खातून जाके खिला फाइल कर देती है कि ये इस बंदा मुझे छोड़ भी नहीं रहा और मुझे गंदा भी कर रहा है। अच्छा, अब उस खातून को पता नहीं है कि इसके पीछे कौन है, वो जो एक्सप्लिसिट पिक्चर्स हैं उसको पता नहीं। FIA इंक्वायरी करती है चीमा साहब। FIA 2017 में शिकायत दर्ज होती है। 8 जून 2017 को मुकदमा दर्ज होता है। साइबर क्राइम्स विंग लाहौर उन्होंने काम किया। आपको पता है साइबर क्राइम वाले इस तरह काम नहीं करते। वो IP एड्रेस होता है, वो इंटरनेट मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपको मैसेजेस कर रहा हूँ। और इंक्वायरी का सरबराह था डॉक्टर उस्मान, जो अभी IG पंजाब है। तो डॉक्टर उस्मान अनवर थे उस वक्त। डॉक्टर उस्मान अनवर आपको पता है पंजाब FIA के सरबराह थे। पंजाब FIA के सरबराह थे। खैर चीमा साहब, इन शॉर्ट ये कि वो मुकदमा दर्ज होता है। मुकदमे में जब तहकीकात होती हैं तो पता लगता है कि एक बंदा दानिश जो है, एक साहब है को कराची के, ये भी इस खातून को मैसेजेस कर रहे हैं प्राइवेटली, और उसको उसकी तस्वीर के हवाले से वो बात कर रहे हैं, को तस्वीर उस रेफरेंस दे रहे हैं उनका। तो मुकदमा दर्ज हो जाता है चीमा साहब। तो मुकदमे की तहकीकात में चीज़ें बरामद होती हैं तो पता लगता है कि ये जो पुलिस ऑफिसर हैं जो इनके साबिक शोहर हैं जुनैद अरशद, इनके ऊपर रिपोर्टेडली इल्ज़ाम लगता है कि इन्होंने ये सारी चीज़ें आई हैं। ये FIA के मुकदमा या तहकीकात की बातें। चीमा साहब, वो जो खातून है वो इंसाफ के लिए 2017 से धक्के खाना शुरू होती है और 2019 में जाके ये जुनैद अरशद साहब गिरफ्तार होते हैं। लेकिन इससे पहले के भी वाक़यात हैं कि ये रिपोर्टेडली मुबैना तौर पर कुछ जाली दस्तावेज़ात, जाली ज़मानती कागज़ बना देते हैं आज़ाद कश्मीर से, और वो FIA की टीम जाती है तो वो उनको दिखाते हैं, वो नहीं आते। फिर बाद में इनके ऊपर कोई हेडमनी भी लग जाती है, कोई इस तरह का भी बात हुई है। इन शॉर्ट ये कि चीमा साहब ये 2019 में मार्च के महीने में गिरफ़्तार हो जाते हैं और फिर ये गिरफ़्तार रहते हैं। और फिर 2023 में अप्रैल में लाहौर हाई कोर्ट इनको बेल देती है। ये खातून जो है वो जाती है, ये इनकी तरफ से अपील होती है, सुप्रीम कोर्ट भी आके इनको बेल दे देती है। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो बेल देती है वो बेल में कहती है कि ये कत्ल का मुकदमा तो नहीं है ना। मतलब
कत्ल का मुकदमा, और मैं तो ये समझता हूँ ये कत्ल से भी ज़्यादा संगीन मुकदमा है कि कत्ल में तो आप बंदे को मार देते हैं, ये तो आप जिंदा एक औरत को मार दिया, उसके 3 बच्चे हैं उनको मार दिया, 3 बच्चों को मार दिया। और फिर चीमा साहब जुल्म पता है क्या है? नहीं, मार दिया क्या मतलब मार दिया ना यार चीमा साहब। अच्छा, ये औरत जो हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, मुझे पता चला कि जब ये एफआईए के पास गई तो उन्होंने कहा कि मुझे अपने आप से घिन आती है अब, ऐसे ही कि मेरे पे जिस तरह के इल्ज़ाम लगा दिए गए हैं, मैं किसी को फेस नहीं कर सकती, मुझे आइडिया नहीं है कि किस किस ने वो तस्वीरें देखी हुई हैं, मैं किस को जाके अपनी वजाहत दूँ। ये बड़ा एक ट्रॉमा है, ये भी एक ट्रॉमा है। हाँ। और ये बंदा जो है, ये जो जुनैद अरशद की आप बात कर रहे हैं, पहली बात तो ये है कि एक तासर ये था कि चूंकि वो जज की बेटी हैं तो इसलिए पूरी जुडिशरी उनको बचा रही है। अच्छा, अगर ये बात फॉर अ मोमेंट मान ली जाए तो जो पुलिस वाले हैं उन्हें तो अपने पुलिस पेटी भाई को बचाना चाहिए, ठीक है। ठीक बात। डॉक्टर उस्मान अनवर जो हैं उनका मैंने हवाला भी इसलिए दिया कि अगर कोई अपने एक कुलीग के हवाले से आपको थोड़ी सी भी गुंजाइश निकलती है, आप चाहते हैं कि आप फेवर करते हैं हाँ, और दूसरा उस टाइम जो डीजीएफआई थे वो बशीर मेमन थे, ठीक बात, ठीक है, तो वो इसको तो बचाते। और ये जो है ना, और एजाज इसमें एक और सैड स्टोरी है कि ये दोनों फैमिलीज जो हैं, ये पहले से इनके जो वालिद हैं, जो जज साहब हैं, जो जिनका जिक्र कर रहे हैं प्रेसिडेंसी के हवाले से, वो और जो जुनैद के वालिद हैं, ये बड़े दोस्त थे, ठीक है। ये जो जुनैद के वालिद हैं ये भी पुलिस में थे, मेरे को डीएसपी, वो रैंकर थे, रैंकर से, हाँ। तो लेकिन ये है कि बच्चों की वजह से और मामला, और जुनैद जो है, जुनैद आगे एक्सक्यूज क्या देता था जब एफआईए के पास था, ये कहता था कि मैंने नहीं सर्कुलेट की, मैंने किसी दोस्त को दी थी। दिस इज द पॉइंट। हाँ, यानी कि जो मैं रिकॉल करता हूँ कि इसने यानी कि इस तरीके से इस बात को माना, भाई आपने क्यों, लेट्स से यानी कि एक आपको यानी कि आपकी लाइफ पार्टनर थी ना, आप बेशक एक तलाक के मरहले में भी हैं, ठीक है, तो ये वो वाली जो प्राइवेसी आपकी, आपको यू शुड हैव रिस्पेक्टेड। जी चीमा साहब, लाइफ पार्टनर ना भी हो तो कोई भी खातून यार, मतलब मैं तो उसका देखें, आप ठीक कह रहे हैं, यानी कि मैं तो बात कर रहा हूँ कि जो बंदा अपनी एक लाइफ पार्टनर का भी इतना ख्याल नहीं कर सकता यार, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज का इससे बड़ा अब्यूज क्या है? फॉर अ मोमेंट हम यही समझें कि इसका कोई रोल नहीं था, इसने कहा भी नहीं था, भाई तुम्हारा मोटिव क्या था? अपने दोस्त को क्या बता रहे हो कि ये मेरी वाइफ थी, उसकी तस्वीरें? अच्छा, वो जिसका आप दोस्त कह रहे हैं ना चीमा साहब, वो बंदा है, उसका नाम है दानिश कराची वाला, वो कराची वाला जिसका आपने जिक्र किया है, वो बंदा है। हाँ। अच्छा, और उसको आपको पता है कि सोशल मीडिया के ऊपर ख्वातीन के वाले से भी, मर्दों के वाले से भी इस तरह के वो लोग बैठे होते हैं जो कि तलाश में होते हैं कोई तस्वीरें इस तरह की न्यूड हों, उनको यूज़ किया जाए। इन साहब को उसने यूज़ किया, ये रिपोर्टेडली पुलिस वाले साहब ने, और वो जो दानिश है उसने उसके इंस्ट्रक्शंस के ऊपर वो मैसेजेस भी उस खातून को किए हुए हैं, जो ये तो रिकॉर्ड की चीज़ें हैं ना, ठीक है। लेकिन दानिश ने एक जिसे कहते हैं ना कि वो तो उसने गलत काम किया, और मैं ये समझता हूँ कि शायद अनजाने में किया होगा, मुझे नहीं पता, शायद जानबूझ के भी किया होगा, और मेरे ख्याल में शायद जानबूझ के, ज़ाहिर कनाइवेंस तो लगती है, तो अपेरेंटली तो जानबूझ के किया है। लेकिन उसका एक काम जो मैं कहूँगा कि अच्छा उसने किया कि उसने कन्फेशनल स्टेटमेंट दे दिया, उसने एतराफ़ी बयान दिया। मैं समझता हूँ कि देखो ना बाद में, अच्छा तो मेरे ख्याल उसने भी नहीं किया, ये है कि उसके पास ऑप्शन ही कोई नहीं होगा। हाँ चले, मेरे कह रहे हो वो ना एतराफ़ी बयान देता, जेल में रहता। मैं एक बात है, कोई ना कोई आगे उसने तो असल मुल्ज़म तक पहुंचाना था ना, ताकि वो खुद अपनी जान बचा सके। जी हाँ, तो वो उसने, मैं ये कह रहा हूँ कि इस केस में अगर उसका कोई अच्छा एक पहलू आ गया, वो ये है कि उसने एतराफ़ी बयान दिया, एतराफ़ी बयान दे दिया, बता दिया कि ये साहब उसे इस्तेमाल करते रहे। और चीमा साहब, अब ये केस जो है लाहौर के जो एडिशनल सेशन जज है मोहम्मद नवाज भट्टी साहब, उनके पास है। सूरत हाल ये हो चुकी है कि FIA का केस कंक्लूजन पे है, इट्स अबाउट टू एंड। और ये जो इस यानी आप देखें ना 2017 से अगर डाइवोर्स हो गई है इस खातून की आज तक, मुझे पता लगा है कि ये मेंटेनेंस का 1 रुपया नहीं मिलता उस खातून को। अच्छा, अब इनके ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया गया कि चूंकि ये जी जज की बेटी है, और वो जज ना ईवान सदर में लगा, ओ भाई ईवान सदर तो आजकल सबसे ज़्यादा इनफेक्टिव इंस्टीट्यूशन है, इनफेक्टिव है। वो एक लिहाज से मान लेते हैं कि वो जजेस की कम्युनिटी थी, लेकिन ये इस केस में तो तुम्हारे साथ यही होना था और होना चाहिए था। हाँ। अच्छा चीमा साहब, इसमें एक और भी एक जज साहब हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा किरदार अदा किया, मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ, मैंने जब केस देखा,
सैयद मंसूर अली शाह। मंसूर अली शाह इस केस को खुद देखते रहे, लाहौर में भी, लाहौर हाई कोर्ट और इधर भी थे, वो यहाँ पर भी थे। फिर बाद में ना कुछ लोगों ने उन पर एतराज़ किया तो फिर वो हट गए। मंसूर अली शाह वो आदमी है, मैं आज तक ना कभी उन्हें मिला हूँ, ना मैंने कभी उनसे हाथ मिलाया है, मैं उनको नहीं जानता हूँ, मैं उनको रिप्यूट के वाले से जानता हूँ, ना हमारा कभी उनसे कोई काम है, हमारा कोई उनसे काम नहीं है, ना कभी खुदा ना ही करे कोई केस भी लेके जाए, लेकिन उनकी रिप्यूट है ना। और हम इसी प्रोग्राम में हम चीमा साहब, आपको पता है, आप भी मैं भी उनकी बड़ा जिक्र करके कहते रहे, उनके वाले देते रहे, इसलिए कि वो केसेस को जानते हैं। डिले वो जो था ना, वो डिले पूछते थे, ये डिले कौन कर रहा है, यानी कि ये केस आगे कौन बढ़ने नहीं दे रहा। तो डिले की जब पता लगता था कि 40 से 41 जो दफ़ा जब इसकी हियरिंग हुई तो वो मुल्ज़िम ही नहीं पेश होता था, आता ही नहीं था मुल्ज़िम, ठीक है। तो डिले का पार्ट था। खैर, अब जो भी इसका फैसला हो, ज़ाहिर है जज साहब जो मोहम्मद नवाज भट्टी साहब हैं, उन्होंने तो अपने केस के मुताबिक फैसला किया है या करेंगे, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इस सारे वाक़े में एक तमाम देखने वालों के लिए एक लेसन भी है। पहली बात तो ये है कि कोई भी ऐसा काम जो करे, जो किसी भी खातून, चाहे वो उसकी साबका वाइफ है या दोस्त है या जानने वाली है या कोई जानने वाली नहीं है, उनकी तस्वीर को या किसी बच्चे की तस्वीर को अगर कोई इस तरह करे, आपको पता है बच्चों की जो पोर्नोग्राफी है वो भी बड़ी अनफॉर्चुनेट है, बच्चों की भी ज़िंदगियाँ तबाह की जाती हैं। तो उनका चीमा साहब मेरे ख्याल में उनके खिलाफ फौरी रिपोर्ट दर्ज कराने की ज़रूरत है, FIA के साइबर क्राइम को या करीबी थाने को। और ऐसे लोगों के बारे में चीमा साहब मेरे ख्याल में समाजी तौर पे भी और कानूनी तौर पे भी इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हमें एज ए सोसाइटी उन तमाम विक्टिम औरतों के साथ, ये जो खातून खड़ी हुई है ना चीमा साहब, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है इन मैनी वेज कि ख्वातीन बोलना शुरू करें कि जो बंदा इनको ब्लैकमेल करे, इनकी तस्वीर के वाले से या किसी और वाले से कोई ब्लैकमेल करना शुरू करे, तो इन ख्वातीन को आगे निकलना चाहिए और इनकी फैमिलीज़ को भी चाहिए। इस खातून की फैमिली ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, इन्होंने भी ज़्यादा कोई इनकरेज किया होगा। बाकी किसी भी हमारा कोई प्रोग्राम ये देख रहे हैं, किसी को भी इस तरह का कोई बंदा ब्लैकमेल करे, मैं चीमा साहब इस वाले से एक और केस को भी जानता हूँ, एक यंग बच्ची, यूनिवर्सिटी की बच्ची को एक बंदा ब्लैकमेल करता रहा, ये FIA से मुझे पता चला था। चीमा साहब वो बच्ची उस बंदे को पैसे देती थी और न जाने कितने पैसे उस बच्ची वो दे चुकी थी, और फिर वो बंदा गिरफ्तार हो गया। और वो भी कोई इन्फ्लुएंशियल लोग थे, वो भी कोई मेरे कोई जानने वाले हैं दो बाहर, उनको कोई इंडिया से कोई बंदा उनका सिस्टम उसने हैक कर लिया, फिर उनको बाद में ब्लैकमेल करता था, और वो तकरीबन कोई उन्होंने 50-60 हज़ार यूरोस को पे किए। अच्छा, ओवर द टाइम। अच्छा, फिर आके अल्टीमेटली उन्होंने फ़ोन या उसको कहीं डिस्कार्ड कर दिया, फेंक दिया कि ये दोबारा कोई, उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह उस बंदे से जान छूटे। इसमें ना चीमा साहब जो अहम बात है वो ये है कि जो बच्चा या बंदा ब्लैकमेल हो रहा है, या कोई औरत या लड़की या कोई बच्चा ब्लैकमेल हो रहा है, सबसे पहले बात तो ये है कि वो अपने ट्रस्ट के फैमिली मेम्बर को बताए, और फैमिली मेम्बर्स का काम है कि वो अपने बच्चे के साथ खड़े हों, उसको अब्यूज़ मत करें, उसका मुकदमा दर्ज कराएं, और जो भी मुल्ज़िम है उसको जो करार वाकई सज़ा जो सिस्टम है वो देगा, एंड आई बिलीव देगा। तो मेरे ख्याल में चीमा साहब आज काफ़ी है इतनी। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम हमारा देखा, उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए अगर आपने कोई मालूमात देनी है तो talkshock777@gmail.com पे दीजिए, और हमें अपना फीडबैक भी देते रहिए।